और आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। इसी को लेकर कल लखनऊ में बजट सत्र से पहले एनडीए विधायकों की बैठक हुई। लोक भवन में बजट सत्र से पहले एनडीए विधायकों की बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। बजट सत्र से पहले विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई गई और जय श्री राम के नारों के साथ बजट सत्र का शुभारंभ होगा। सभी विधायकों को बजट सत्र में मौजूद रहने के लिए निर्देशित किया गया है। बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ मंत्री और विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है। सभा का पहला दिन है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हम सब प्रतिबद्धता के साथ सदन में जाएंगे। बजट सत्र है, प्रदेश के विकासोन्मुख बजट है, गरीब कल्याण बजट सत्र का प्रारंभ है और ऐतिहासिक बजट सत्र है और उसकी तैयारी जोरदार ढंग से सभी सदस्य करके जाएं, यही कहा गया। और सर, पूरा देश राममय है, कल विधानसभा भी राममय रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। सीएम योगी राजभवन में पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, जिसकी एक तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं। उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है जहां पर 2024 में काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। ऐसे में बात उस सीट की कर लेते हैं जहां पर एक उपचुनाव को छोड़ दें तो 32 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है, जहां एक बार फिर से अखिलेश यादव ने निषाद चेहरे पर भरोसा जताया है और उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो हार की हैट्रिक लगा चुकी है। विधानसभा से लेकर मेयर का चुनाव हार चुकी काजल निषाद पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने भरोसा किया है। अखिलेश यादव ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया है और मौजूदा सांसद रवि किशन के सामने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। दरअसल गोरखपुर लोकसभा सीट पर पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है। इसमें निषाद और यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। इसी वजह से विधानसभा और मेयर का चुनाव हारने के बावजूद काजल निषाद को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो वो कहते हैं कि पीडीए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी आधी आबादी भी यानी आदिवासी, ये सबकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुझे टिकट देकर सही साबित हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि निषाद वोट जो है वो संजय निषाद जी की तरफ अगर ज्यादा है, तो मैं आपको कह देने का काम करती हूँ कि निषाद समाज जो है वो काजल निषाद के साथ है। मान सम्मान, आशीर्वाद, भरपूर सहयोग, आशीर्वाद दे रहा है निषाद समाज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखपुर लोकसभा सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और 2019 लोकसभा के पहले हुए उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये सीट पिछले 32 सालों से बीजेपी के पास ही रही है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार इस सीट पर निषाद दांव खेलते रहे हैं। 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से जमुना निषाद प्रत्याशी रहे। दोनों चुनाव में जमुना निषाद की बुरी तरह हार हुई। 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी चुनाव लड़े और हार गए। 2014 में एसपी ने फिर निषाद प्रत्याशी को मैदान में उतारा। 2018 के उपचुनाव में एसपी से प्रवीण निषाद जीत गए। 2019 में एसपी से रामबुआल निषाद चुनाव हार गए और एक बार फिर गोरखपुर में अखिलेश ने निषाद दांव खेलते हुए काजल निषाद को मैदान में उतार दिया है। गोरखपुर ही नहीं, अगर हम देखें खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश में, उनकी जो चुनावी रणनीति है उसमें जो गैर यादव ओबीसीज हैं उन पे फोकस है और इस क्षेत्र में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे निषाद
जाति जो है वो निर्णायक भूमिका में है। यानी इस बार अगर रवि किशन फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे तो गोरखपुर का रण फिल्मी के साथ साथ भीषण भी होने वाला है, क्योंकि सीट पर जाति वाला दांव हर पार्टी के लिए तनावपूर्ण रह चुका है। लेकिन इस बार तो आमने सामने दो भोजपुरी एक्टर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 20 महीनों के इंतजार के बाद अब आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। शुक्रवार की सुबह यानी कि आज 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपेगी। करीब 2 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आए थे, जिसके बाद 30 से ज्यादा बैठकें हुई। 20 महीने का इंतजार करने के बाद ये ड्राफ्ट सरकार को मिलने जा रहा है। 3 फरवरी को इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और इसे पास कराने में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। राज्यपाल के पास करते ही ये कानून बन जाएगा। हालांकि अगर किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान में ड्राफ्ट होते हैं तो फिर राज्यपाल यूसीसी ड्राफ्ट को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दो फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि राज्य के पुष्कर सिंह धामी सरकार को वो ड्राफ्ट मिलने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और ये ड्राफ्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का, जिसके तहत कई नए नियम राज्य की जनता पर लागू हो सकते हैं। संभव है कि नए नियम से इस्लाम धर्म में चली आ रही कुछ कुप्रथाओं पर भी रोक लग सकती है, जिसमें हलाला पर पूरी तरह से रोक भी शामिल है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों के कान खड़े हो गए हैं और वो इस पर चर्चा भी शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमारे जो बड़े उलेमा हजरात हैं, इस पर मंथन चल रहा है। जब कोई बात निकल कर आएगी तो आपको उचित समय पर उचित जवाब देंगे हम। दूसरी तरफ संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों की भी यूसीसी पर निगाहें हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट और बिल आने से पहले ही संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कुरान और शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जाएगा। शरीयत के मुताबिक अगर शरीयत के कानून को छेड़छाड़ किए बिना अगर कोई ड्राफ्ट या कोई कानून पेश किया जाएगा तो उसका पालन किया जाएगा और करवाया जाएगा, उसकी अपील की जाएगी। और अगर शरीयत और कुरान से हटके अगर कोई कानून, चाहे कोई भी सरकार लाए, कोई भी हुकूमत लाए, कोई भी संगठन लाए, उसका विरोध किया जाएगा। जाहिर है यूसीसी को बनाने वाली कमेटी 2 फरवरी को अपना फाइनल ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। ऐसे में इस ड्राफ्ट से क्या बदलाव होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं। विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय चौकन्ना है ताकि समय रहते विरोध दर्ज किया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अमरोहा में बीमार महिला का इलाज करने पहुंचा हकीम, जिसने महिला के साथ अश्लील हरकत की। परिजनों को जब शक हुआ तो हकीम बनकर आए, युवक को बंधक बना लिया गया, उसकी पिटाई की गई और ढोंगी हकीम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। भैया, एक हमारी इलाज करने के लिए आया था हकीम टाइप का। वो मेरी बीवी की आंख में थोड़ा फालिश का असर है, तो बोला मैं तेल मिल के सही कर दूंगा। थोड़ी देर तेल मारा, आधा घंटा। उसके बाद में कोई घास फूस भी लेके आया था, पता नहीं क्या था। पानी में उबलवाया और लिहाफ में भपारा लेने को बोला। बोले भाई लिहाफ में मुंह डाल के, तो खुद भी लिहाफ में बैठ गया। अब मुझे कुछ शक हुआ तो देखा तो मामला संगीन था। कश्मीर में बर्फबारी होने से उत्तर भारत में अचानक से ठंड बढ़ गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें, और कश्मीर जन्नत से कम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, कश्मीर सफेद जन्नत दिखाई दे रही है। तो बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है कश्मीर का ये गुलमर्ग, जिसमें आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद एक खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है।
तो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी हो गई है और इसी कड़ी में कश्मीर भी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये नजारा। तो काफी मोटी बर्फ की ये सफेद चादर जिससे ढक चुका है कश्मीर, और पहाड़ों में इस वक्त चूंकि बर्फबारी चल रही है तो ऐसे ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर के गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीर हमने आपको दिखाई। हापुड़ में टोल प्लाजा पर एक बार फिर से मारपीट का मामला सामने आया। मामला पिलखुवा इलाके का है, जहां पर टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों का टोल कर्मियों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। टोल कर्मियों ने लाठी डंडों से कार सवार लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद कार सवार लोगों ने तेजी से गाड़ी को भगा दिया और टोल कर्मी गाड़ी की टक्कर लगने से हाईवे पर ही गिर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।